हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में हम फाइंड करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 में ये सीखा था कि एक सिंगल पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है। उसमें हमने ये जाना था कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो ऑलवेज़ कंजर्व रहता है, कभी चेंज नहीं होता। आज हम टू पार्टिकल्स के लिए यही लॉ फाइंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल है ए, एक पार्टिकल है बी, और उनकी मास m1 और m2 है। ये मानकर चलते हैं कि दोनों पार्टिकल्स एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब यदि हम ये मान लें कि जो ए पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी u1 इज ग्रेटर देन टू u2, मतलब ए पार्टिकल की वेलोसिटी बी पार्टिकल की वेलोसिटी से ज़्यादा है, देन इस कंडीशन में होगा ये कि जो ए पार्टिकल है वो बी पार्टिकल को हिट करेगा। मीन्स जो ए पार्टिकल है वो बी पार्टिकल को टकरा जाएगा उससे। तो इससे होगा ये कि इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। मान लेते हैं कि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती हैं, तो ए पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है v1 और बी पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है v2। और ये भी मानकर हम चलेंगे, हम ये एज्यूम कर चलेंगे कि आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में, मींस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। तो देखते हैं हम क्या लिख कर आएंगे। कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मैसेज m1 एंड m2। हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं ए और बी जिनके मैस m1 और m2 हैं। लेट ए एंड बी मूव्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद वेलोसिटीज u1 एंड u2। मान लेते हैं कि दोनों पार्टिकल्स u1 और u2 वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ u1 ग्रेटर u2, अगर हम ये मान के चलें कि a पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो b पार्टिकल की वेलोसिटी से ज़्यादा है, देन द पार्टिकल a कोलाइड विद द पार्टिकल b, तो जो a पार्टिकल होगा वो b पार्टिकल से कोलाइड करेगा। लेट, अब ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि आफ्टर कोलिजन बोथ पार्टिकल्स इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटीज v1 एंड v2। ये मान लेते हैं कि दोनों पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में v1 और v2 वेलोसिटी से मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पूरी प्रोसेस में हमने कहीं पर भी कोई भी पार्टिकल्स पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो हम लिखेंगे इन दिस प्रोसेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो हमने इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। बट हम ये जानते हैं कि जब ए पार्टिकल बी पार्टिकल से कोलाइड करेगा, मीन्स उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो बी पार्टिकल भी ए पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई करेगा बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो फ्रेंड्स, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होंगे, ये होंगे इनके इंटरनल फोर्स। और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम के इस फॉर्मूले में हमने सीखा है कि एक्सटर्नल फोर्स को जीरो होना होता है, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई ना होने पर ही मोमेंटम कंजर्व रहता है। यानी उनके बीच में कोई भी इंटरनल फोर्स यदि अप्लाई होता है तो उस फोर्स का मोमेंटम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आगे का डेरिवेशन हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने जाना था कि किस प्रकार दो पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे उनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। फ्रेंड्स, हमें जानते हैं कि जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो दोनों ही पार्टिकल एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे जिन्हें हम इंटरनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स कहते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे पर कितना इंटरनल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ फोर्स अप्लाइड by a particle to b particle is। सो फ्रेंड्स, ए पार्टिकल बी पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, ए पार्टिकल जब बी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो F21
इसको हम मान के चलेंगे F21 मीन्स ए पार्टिकल यानी फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा बी पार्टिकल मीन्स सेकेंड पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, और फोर्स की जो वैल्यू होती है वो बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ वो होती है dp/dt मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम। तो जब ए पार्टिकल बी पार्टिकल पर कोई फोर्स अप्लाई करेगा जिससे क्या होगा, बी पार्टिकल की मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। तो बी पार्टिकल की मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसे हम मान लेंगे dpb बी पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज होगा। जैसे हम देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिमिलरली the force applied by B particle to A particle H। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, जब ए पार्टिकल बी पर फोर्स अप्लाई करता है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी कहता है कि जो बी पार्टिकल होगा वो ए पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो बी पार्टिकल जो ए पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम मानेंगे F21 इज इक्वल टू, जिससे होगा ये कि ए पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज आएगा जिसे हम मानेंगे dpa/dt। क्वेश्चन नंबर इसको सेकेंड देंगे। मीन्स हम ये निकाल चुके हैं कि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज हुआ, मीन्स उनके मोमेंटम में भी चेंज हुआ, और बाय द सेकेंड लॉ हमने दोनों पार्टिकल जो एक दूसरे पर इंटरनल फोर्स अप्लाई करते हैं उनको फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि जो ए पार्टिकल है उसमें कितना चेंज आया और बी पार्टिकल में जो है उसमें कितना चेंज आया। तो हम फ्रेंड्स लिखेंगे द चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए एच। तो ए पार्टिकल के मोमेंटम में जो चेंज आएगा जिसको हमने मान रखा है dpa, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन द पार्टिकल निकालने के लिए हम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन के जो मोमेंटम है उनको माइनस करेंगे। तो पार्टिकल जो ए है उसका आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो हो चुकी थी v1, जबकि उसका मास था m1। तो इसका जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा वो होगा m1 v1। ठीक इसी प्रकार बिफोर कोलिजन ए पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो होगा m1 u1, क्योंकि इस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी u1 थी। तो जो पार्टिकल की मोमेंटम में चेंज आएगा वो आएगा m1 v1 माइनस m1 u1। जैसे हम देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसी प्रकार हम निकालेंगे बी पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज। लिखेंगे सिमिलरली द चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी एच। तो इसको हम डिनोट कर चुके हैं dpb से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ द बी पार्टिकल माइनस बिफोर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ द बी पार्टिकल, जिसकी वैल्यू होगी m2 v2। बी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन v2 है और उसका मास m2 है, तो उसका जो आफ्टर कोलिजन है वो उसका मोमेंटम होगा m2 v2, और इसमें से हम माइनस करेंगे बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन बी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो है m2 u2। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर फोर्थ। और फ्रेंड इसके आगे का डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने निकाला था इक्वेशन नंबर फोर्थ तक, जिसमें हमने ए पार्टिकल के द्वारा बी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F12, बी पार्टिकल के द्वारा ए पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F21, ए पार्टिकल की मोमेंटम में चेंज dpa और बी पार्टिकल की मोमेंटम में चेंज dpb को फाइंड कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम जानते हैं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो न्यूटन का ये थर्ड लॉ ये कहता है कि जब भी कोई ए पार्टिकल या कोई भी एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्शन फोर्स, और इसके विपरीत जो बी पार्टिकल है वो भी ए पार्टिकल पर मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। मीन्स एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। सो फ्रेंड्स, न्यूटन्स लॉ से हम जानते हैं कि जो F12 की वैल्यू है वो F21 की इक्वल होगी, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहाँ माइनस साइन ये बताता है कि दोनों ही फोर्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब इनकी वैल्यू हम बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी dpb/dt इज इक्वल टू माइनस
डी पी ए अपॉन डी टी, डी टी से डी टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डी पी बी इज इक्वल टू माइनस डी पी ए। डी पी बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और डी पी वन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, M2V2 माइनस M2U2 इज इक्वल टू, ये माइनस रहेगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे M1V1 माइनस M1U1। सो फ्रेंड्स अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें मिलेगा M2V2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का M1V1, तो माइनस का जो M1V1 है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस में M1V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस M1U1 और ये M2U2 माइनस का, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का M2U2। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो M2V2 है ये है B पार्टिकल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और M1V1 है A पार्टिकल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हम ये कह सकते हैं ये यहाँ पे ये जो हमारी क्वांटिटी है ये कहलाएगी टोटल मोमेंटम ऑफ A एंड B पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन और इक्वल टू, हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि M1U1 A पार्टिकल का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और M2U2 B पार्टिकल का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड द आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा इक्वल आते हैं। मींस दो पार्टिकल से बने हुए किसी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कभी चेंज नहीं होता, जितना वो बिफोर कोलिजन रहता है उतना ही वो आफ्टर कोलिजन होता है। मींस उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। तो इस प्रकार हमने फाइंड कर लिया द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल्स। सो फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और आगे अपने नोट्स बनाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और इसे शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।